हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस योर प्रेप और आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एमबीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 जो 2024 का हुआ है उसका हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन लेकर के आए हैं। 2.1 से लेकर 2.10 तक जो क्वेश्चंस होते हैं 7 मार्कर्स 60 वर्ड्स उसको हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर करने का। इसके पहले की जो वीडियो है आपको है ना हर 1 मिनट में ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। ओके। थर्ड थिंग इज़ दैट मैंने लैम्प सीरीज शुरू कर दी है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने लोगों को शेयर करें और बताएं यार कि कोई सच में है ना मतलब चाह रहा है कि हाँ ढंग से कुछ पढ़ाया जाए। एक्चुअल में टाइम लगता है थोड़ा रिसर्च करने में। मेरी बहुत बड़ी पीआर टीम है, मतलब बहुत बड़ी टीम है एक लोगों की। सो उसमें टाइम लग जाता है सारी चीज़ें मेंटेन करने में, बनाने में। फिर किसी ने रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज़ हिंदी में भी दे दो। सो लुक एट द आंसर्स विच आई हैव रिटन एंड देन आई हैव जस्ट टू ट्रांसलेट देम इन हिंदी ऑल्सो। सो लुक एट हियर, हिंदी एक्सप्लेन मैंने पूरा हिंदी में किया हुआ है। आई जस्ट ट्राई टू मेक दम इन शॉर्ट, बिकॉज क्या होता है अगर मैं उसको 10 पेजेस में दे दूँ, हाँ इसमें 11 पेजेस हैं, बट वॉट द मीन्स ऑफ दिस थिंग, इसमें 11 पेजेस सिर्फ इसलिए हैं बिकॉज एक्चुअल में क्या है कि 2 पेज में इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन, 1 पेज में फंडामेंटल राइट्स का छोटा सा है ना शॉर्ट ट्रिक फॉर फंडामेंटल राइट्स टू लर्न। ठीक है, किसी को नहीं याद होता है तो मैं उस तरीके से समझा देता हूँ। दिस वे आई एम जस्ट लर्निंग दिस थिंग, सो यू कैन लर्न दिस ऑल्सो। यू कैन लर्न द प्रियम्बल ऑल्सो। मैंने प्रियम्बल की ट्रिक अपने है ना पिछली वीडियो में बताई हुई है। सो मैं उसका है ना GS2 जो पिछला बार हुआ था उस समय मैं आपको है ना ऊपर आई बटन पे है ना आई रहा होगा। GS2 के 10 क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन सॉरी जो हमने सॉल्व करे हैं 2 मार्क करके, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैम। बहुत सही तरीके से मैंने उसको बताने की कोशिश करी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। हम यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं बस, बट उसके पहले हम है ना क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन इज फ्रॉम सो आइडियली 60 वर्ड्स में लिखना होता है, मीन्स कि यू कैन गो फॉर अप टू 75 वर्ड्स। ठीक है, नॉट मोर देन दैट। अगर मेरे यहाँ पे 75 वर्ड्स से ज़्यादा हो रहे हैं तो ट्राई टू कट दैम इन योर लैंग्वेज। सो पहला क्वेश्चन है डीपीएसपी के ऊपर पूछा गया, डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी। अब रिलेटेड टू एनवायरमेंट विमेन पूछा है। सो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सिंपल एक बात बता देता हूँ भाई, डीपीएसपी पूरे याद करने जरूरी है। सो व्हाट आई हैव जस्ट डिड इज दैट कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है डीपीएसपी हो सकता है यू कैन नॉट लुक इट दैम वेरी केयरफुल, मतलब नीटली नहीं दिख रहा हो। सो देर इज़ अ बेसिक थिंग विच आई जस्ट टू मेंशन इज दैट कि मैंने ये वाजीराम से उठाया है एज इट इज़। सो आप लोग क्या करो, मैंने नीचे है ना लिंक मेंशन किया हुआ है वाजीराम एंड रवि, इस पे जस्ट क्लिक करोगे ना आप तो डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे डीपीएसपी क्या हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्या करा था कि कुछ गांधीयन प्रिंसिपल है, लिबरल प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल दिए हुए हैं, लेकिन पूछा क्या है उसने, एनवायरनमेंट और वुमेन के ऊपर। तो वुमेन किस में आ जाएंगे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आ सकती है वुमेन, बिल्कुल आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती। वुमेन के लिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क फॉर मैटरनिटी लीव, देखो एक बार में आ गया ना 42। सो ये क्या है कि कैसे सीखा जाता है, अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। न्यूट्रिशन में विमेन को डाला जा सकता है, बिल्कुल। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ डाला जा सकता है, बिल्कुल। आप अपने हिसाब से जो पूरा है ये बनाया ही उस तरीके से क्या है ताकि क्या मतलब बहुत अच्छे से जो हमारे लॉज हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकें हमारी सोसाइटी के लिए। अब इस समय ना 48A दिया हुआ है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेव गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया है। सो ये लिबरल प्रिंसिपल है। अब आपको याद करना पड़ेगा। सो देर इज़ नॉट मतलब कोई वैसी ट्रिक नहीं है उसमें। सो आई विल ट्राई टू मेक अ ट्रिक फॉर दैट। और इसके साथ में है ना यहाँ पे इसकी ट्रिक बताना चाहूँगा। ये मैं जब भी फंडामेंटल राइट्स याद करता हूँ तो कैसे याद करता हूँ, देखो इक्वालिटी मतलब EQUAL। अगर आप 14 से है ना उनको याद करना चाहोगे तो EQUAL 5 आप काउंट कर लीजिए, 14 15 16 17 18, तो आपको याद रहेगा। अच्छा इक्वालिटी मतलब 5 EQUAL ऐसे याद करा जाता है। फ्रीडम, अब फ्रीडम में 19 20 21 22, फ्रीडम में फ्री का फ्री पढ़ो बस, FREE फ्री, 19 20 21 22 ऐसे। अब 19 के जो पहला वाला है लॉ उसमें 6 राइट है। तो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। तो इसको कैसे याद करेंगे यार, अब ये तो बड़ा मतलब वो हो जाएगा लंबा चौड़ा। तो आपने समुद्र देखा है, समुद्र उसको इंग्लिश में बोलते हैं SEA, स्पीच एक्सप्रेशन असेंबली, सी। फिर उसके बाद सुबह सुबह देखा हो तो AM बोलेंगे उसको, एसोसिएशन एंड मूवमेंट। और RP कर लीजिए, किसी का नाम है ना कुछ भी कर लीजिए, रोहित शर्मा जी को रोहित पंडित जी कर दीजिए, है ना, तो वो RP उससे याद हो जाएगा कि रोहित पंडित जी सुबह सुबह उठ करके समुद्र क्या कहते हैं देखने गए, है ना। तो ऐसे याद हो जाता है सिंपल। फ्रीडम में आपका 19 का आर्टिकल बहुत सिंपल याद हो जाएगा, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, CAMRP। ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर एक्सप्लॉयटेशन को मैंने 2 भागों में काट दिया, एक्सप्लॉयट और टेशन, तो उससे मेरे को याद हो जाता है। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब रिलीजन में प्रॉब्लम क्या है कि रिलीजन में 4 है, वर्ड 8 है, डिवाइड बाय 2, कितना सिंपल, RELIGIO है।
तो रिलीजन के लिए हम दो दो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, 25, 26, 27, 28। यू हैव टू मैंडेट देम, आपको वर्ड बाय वर्ड सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। ये तो बेसिक आर्टिकल है, इसके अंदर जो डिटेल है वो भी याद होनी चाहिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल सिंपल 29, 30। कल्चरल को 29 मान लो, 30 को एजुकेशन मान लो। नहीं, ऐसे नहीं मानना कि अच्छा 29 वाला कल्चर के लिए बोला है मैंने, ना 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 ना, पार्ट्स में बोला है कि भाई आप कल्चर एंड एजुकेशनल राइट को है ना 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करके आप उसको ऐसे याद कर सकते हो। ऐसे नहीं बोला मैंने कि अच्छा ई फॉर है ना इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्यू फॉर है ना प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स। तो ये मैंने क्यू के लिए नहीं बोला है, यू के लिए नहीं बोला, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसकी है ना एक अलग तरीके से हो सकती है डेफिनेशन, आप ऐसे याद कर सकते हो। आर्टिकल 14 to 18 याद करने का तरीका बहुत लोगों ने बताया, मैं भी शायद वही सेम तरीका बता रहा हूँ जहाँ से भी मैंने पढ़ा है। तो सिंपल मैंने अभी ऐसे ही पढ़ा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर सभी लोग सारे की सारे समान हैं और है ना सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो उनके साथ है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता रिलीजन, रेस, सेक्स के आधार पे, ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पे नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कर सकते हो, वो आप देख लो, ठीक है ना, वो जिसको करना है करो। नहीं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ डिस्क्रिमिनेशन, बट जो दिया है उसके आधार पे बिल्कुल नहीं कर सकते हो। देन उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि भाई अब मैं ना सबके बराबर हूँ तो मेरे को रोज़गार मिल जाएगा। जहाँ पे भी मैं रोज़गार मिलेगा वहाँ पे मेरे साथ छुआछूत नहीं होगा। हो सकता है ना किसी को, और फिर मेरे को अगर मान लो कोई पदवी मिली तो मैं ना क्या कहते हैं उस नाम से पुकारा नहीं जाऊँगा। मान लीजिए है ना सुपर एम्प्लॉयर मिल गया किसी को, ये बहुत सुपर एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, XYZ सुपर एम्प्लॉयर, तो उसको सुपर एम्प्लॉयर नहीं बोलेंगे, उसको उसी के नाम से डेजिग्नेट करो। ओनली अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कहाँ पे काम करता है, कोई डॉक्टरी डिग्री मिल गई, डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई, दैट इज जस्ट PhD वगैरह में मिल गई, तो उन पे काम करता है। कल्चर एंड एजुकेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया, अगर आपके कोई भी राइट का हनन होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो, बट ऐसा नहीं होता। देखो आर्टिकल 32 हमें पावर देता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, बट यू कैन गो टू हाई कोर्ट आर्टिकल 226। उसकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी उसकी जो रिट्स की पावर होती है वो ज़्यादा होती है। सो एक मूवी आई थी जय भीम, सो आई मस्ट से कि आप उसको देखना, उसमें हेबियस कॉर्पस केस दिखाया बहुत अच्छे से। यार 10 मिनट का वीडियो बनाना था, बट आई एम रियली वेरी सॉरी, डिफाइन करने में मैंने इतनी सारी अच्छे से सिंपल सिंपल डिफाइन करने में मैंने उसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। सो आई मस्ट से चलो 3 मिनट में कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चंस कवर करने का। ये हमें DPSP का बताना था, मैंने सिंपल आंसर दिया हुआ है। फिर कॉलिशन पॉलिटिक्स क्या होता है, गठबंधन की राजनीति देख सकते हो आप। अभी हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लेना है, किसी भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना है कभी भी, वो और है ना बाकी के अन्य घटक दलों ने मिल करके है ना हमारे देश में अभी इस समय कॉलिशन पॉलिटिक्स बना रखी है, ठीक है। 2.3 वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फ़ायदा होगा ये पूछा उन्होंने। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे हज़ारों करोड़ रुपए बच जाएंगे, गवर्नेंस का काम इंप्रूव होगा, वोटर एंगेजमेंट इंप्रूव होगा, मशीनरी कम लगेगी, उसके अलावा क्या कहते हैं टाइम बचेगा। ये सारी चीज़ें कैन बी अ पॉसिबिलिटी। 2.4 क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सिंपल है। 7 सॉल्यूशंस बताने हमें नेशनल इंटीग्रेशन, रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, सबसे बड़ी राष्ट्रीय एकता। पहले तो हिंदी में भी पढ़ लो भाई, क्वेश्चन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है सो दे कैन लर्न द क्वेश्चन इन हिंदी ऑल्सो, ओके। 7 सॉल्यूशंस फॉर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। सो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, देन उसके बाद हम पॉज करेंगे, देन मैं इसका एक और वीडियो कंबाइंड कर दूंगा। आई हैव टू मेक इट इन 20 मिनट्स, लेस देन 20 मिनट्स, सो प्लीज़ बी विथ मी। जस्ट जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, 1.2x पे भी देखोगे ना तो भी और मज़ा आएगा। तो 2.4 में क्या दिया हुआ है, प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन टू फॉस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एकता बढ़ानी है, राष्ट्रीय एकता। तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं भाई, भाईचारा बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज ले आओ, ठीक है ना, इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंजेस रखो, सपोर्ट लोकल लैंग्वेजेस, प्रमोट कॉमन नेशनल लैंग्वेज, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप है ना इंटरेक्ट हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में है ना क्या कहते हैं भाग लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों एक दूसरे के साथ मिलें जुड़ें बैठें, जैसे कि आप क्लासरूम में या फिर है ना एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दोगे, तो ये राष्ट्रीय भावना बढ़ाता है। जैसे हम क्रिकेट में राष्ट्रीय भावना दिखाते हैं, ऐसे हमें हर जगह दिखानी चाहिए। 2.5 और कर लेते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं हो जाएगा क्या। सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड, वो भाई साहब इसके लिए तो मैं आपको बोलूँगा या तो ये पूरा पढ़, वरना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है कि कोई जैसे मान लो 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, 10 सेकंड में एक्सप्लेन करूँगा। 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, किसी को 25-25 मिला है, अब किसी को 50 मिला है, तो जो 51 वाले जीतेगा तो 25 का डिवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए 2 लोगों ने, किसी ने, मतलब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। 5 hours later. उसको सांस तो लेने दे बे। So I was just teaching the single transferable vote in this. मीम देख लिया होगा आप सभी ना, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते थे यार, मैं बीच में इसलिए डाल देता हूँ ताकि आपको मज़ा आए कि भाई यार चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में।
हम इसको पढ़ रहे थे, सिंगल ट्रांसफर वाला वोट देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं किसके लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। तो क्या होगा, सबसे पहले एक व्यक्ति को 40% वोट मिले, बाकी दो को 30% वोट मिलने थे। बट नहीं, किसी को से हमारी 3 व्यक्तियों में से फर्स्ट प्रेफरेंस को 40% वोट पड़े हैं, सेकंड प्रेफरेंस को 20% वोट पड़े। 40 और 20 कितना हुआ, 60। ठीक है, नहीं हम ज़्यादा 40-40 कर देंगे ना तो क्लैश हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम 30-30 रखते हैं, 30-30 के 25 कर लेते हैं। ओके, सो अगर किसी व्यक्ति को है ना 40% वोट पड़े, ठीक है, तो उसको कितने बचना है, 60। अब अगर हम 60 को है ना 2 भाग में करेंगे 30-30 होता है, लेकिन अगर हम इसको 35 और 25 कर देते हैं, ओके, सो फर्स्ट वाले को कितने पड़े, 40% वोट पड़े, सेकंड वाले को कितने पड़े, 35% वोट पड़े, और है ना थर्ड वाले को पड़े 25% वोट। जोड़ेंगे तो कितना होता है, 100 होता है। 5 दूनी 10, 4 5 7 8 9 1 10। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो थर्ड वाला पर्सन है 25 वाला, उसका ये देखा जाएगा कि उसने फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया है। अगर उसने 40 वाले को 20% और प्रेफरेंस दे दिया तो ऑटोमेटिकली जीत गया, 51 चाहिए मिनिमम। अगर उसने उसमें है ना 35 वाले को दे दिया तो हो सकता है 35 वाला जीत जाए। तो दिस इज़ द वे, क्योंकि आप 25 में से 15 अगर उसको दे देते हैं तो उसके सीधे सीधे कितने हुए, 50% हो गए सीधे सीधे। ठीक है, और है ना यहाँ पे कितने बचे, 10, तो हम वो भी नहीं कर सकते, हमें ना 16 चाहिए होगा। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा मैथ्स खराब है, आई एम जस्ट सेइंग द प्रोसेस इज दैट, कि वो वैसा प्रोसेस ही उसमें ऐसा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मेरी बात से कि कैसे उसका है ना कैलकुलेशन होता है। बहुत सिंपल है, आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऐसे ही है ना दूसरे को मिलता है, फिर तीसरे को मिलता है, तो उसमें है ना एक हायरार्की रहती है कि भाई फर्स्ट प्रेफरेंस इसको, सेकंड प्रेफरेंस इसको, थर्ड प्रेफरेंस इसको, ऐसे चलता है। और अगर मैं डिटेल पे ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा ना तो आप कन्फ्यूज हो जाओ, तो मैंने जैसे बताया बहुत सिंपल रखो। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2.6 इश्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी अकॉर्डिंग टू जेपी। ठीक है, जेपी तो जयप्रकाश नारायण जी, उनको शॉर्ट में जेपी बोलते हैं ना सब, इसीलिए। तो जयप्रकाश नारायण जी की देखो, अब इनकी ना ये एथिक्स का एक हल्का एथिक्स टच का क्वेश्चन लगा मेरे को। ये है ना जो टोटल रिवॉल्यूशन, हाँ टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते थे कि है ना पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एथिकल गवर्नेंस होना चाहिए, डेमोक्रेसी रिस्टोर होना चाहिए, इफेक्टिव सेंस में होनी चाहिए। ठीक है ना, जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी, जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी, यहाँ पर जस्टिस हो और सबको समान अधिकार हो, दैट इज़ द सोसाइटी दे वांट टू बी विथ, मतलब वो इस तरीके की बात करते हैं। और इसमें सोशल इनइक्वालिटीज़ कम हो, क्रिटिकल इश्यूज, तो आप किसी के भी पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। अम्बेडकर साहब के पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हो, आप गांधी जी के पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हो। कोई और आ जाता है, मान लीजिए सावित्रीबाई फुले जी आ जाती हैं, तो सावित्रीबाई फुले जी के लिए आप लिख सकते हो कि है ना वो विमेन का पार्टिसिपेशन इंप्रूव करना, विमेन को टीचिंग्स देना, ठीक है ना, और जो बैकवर्ड विमेन है उनको है ना सोसाइटी के बीच में है ना लेकर के आना। इसको इंग्लिश में कर लीजिएगा ट्रांसलेट, ठीक है ना। शी वांटेड द women to be educated, she wanted the backward women to become in the main societal मतलब forms of society, ठीक है। और they should be accepted, widows के लिए उन्होंने अगर किया है तो the widows should be accepted in the society like the normal women। So these are the things, आप कहीं से कहीं का मतलब अगर एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर समझ जाते हैं ना तो आप आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। 2.7 पे जाएंगे ना, 2.7 क्वेश्चन नंबर 2.7 क्या दिया हुआ है, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। देखिए ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से उठ के आया है कि है ना रिमूवल ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट के जजेस इन इंडिया इन्वॉल्व्स मोशन ऑफ इम्पीचमेंट इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी हाउस में है ना प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट जज का रिमूवल शुरू किया जा सकता है। उसके लिए एक मोशन लाया जाएगा, मोशन को 100 लोकसभा के मेंबर्स और 50 राज्यसभा के मेंबर्स देंगे। फिर वो है ना इन्वेस्टिगेशन जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट पे जाता है, फिर वो है ना वहाँ से है ना क्या कहते हैं डिबेट होता है। और अगर मैं गलत हूँ सुप्रीम कोर्ट वाले तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ कि आप सही हैं। और उसके बाद 2/3 मेजोरिटी अगर बोथ हाउस पार्लियामेंट जो है वो पास कर देती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब जो हमारे हैं वो है ना साइन कर देते हैं, जज का रिमूवल हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस। ओके, देन 2.8 क्वेश्चन नंबर पे जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी। हाउ इज अकाउंटेबिलिटी देयर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यार ये क्वेश्चन ना यूपीएससी में हर साल आता था। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, आप डिफाइन करना भी चाहो ना तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ। देखो अकाउंटेबिलिटी कैसे होगा भाई, इलेक्शंस होंगे तभी तो पार्लियामेंट चुनी जाएगी। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी कैसे चुने जाते हैं,
सारे जितने भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं। देन जो है ना बिगेस्ट पार्टी होती है वो जीतती है, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं। तो इलेक्शंस होना इंपॉर्टेंट हो गया। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाए पार्लियामेंट में, तो एक क्वेश्चन और बनाया जाता है। कमिटीज़ बनाई जाएँ, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनती हैं, तो स्क्रूटिनाइज करती हैं। जैसे कि आपको है ना अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये कमिटीज़ बनाई जाती हैं, वो डिबेट करते हैं वहाँ पे, उसके ऊपर के कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ऐसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी 240 सीट्स लाए हैं इस बार, और उनके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तो उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को कि इनकी कितनी सीटें कम है, या किसने अपना है ना कॉन्फिडेंस जो सरकार चल रही है उससे खींच लिया है, समर्थन खींच लिया है। दिस इज द वे। सो ऐसे मीडिया और पब्लिक ओपिनियन, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। प्लीज़ इसका है ना मीम बना करके कट मत कर देना। जैसा है सब बढ़िया है, मैं नहीं बोलना चाहता इसके बारे में, ये आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद 2.9 में अशोक मेहता कमेटी, देखिए अशोक मेहता कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो आई मस्ट से ये पूरे के पूरे ना एज इट इज ना लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं। 7 रिकमेंडेशंस ऑफ अशोक मेहता कमेटी। अब मैं अलग से क्या पढ़ाऊँ इसमें, आप पढ़ लीजिए। जिला परिषद के बारे में बोला, मंडल पंचायत के बारे में बोला, डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बोला, एम्पावरमेंट और जिला परिषद, पंचायत इलेक्शन, क्योंकि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इन चीज़ों से रिलेटेड है वो, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। और हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेरी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी टाइम बचाया जाए, वरना बहुत बेकार, आप ये समझ लीजिए कि पेपर ना इतना लेंदी खींचेगा ना, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। अब पता नहीं, मैंने जब लाइव सेशन देखा, आई डो नॉट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनी टीचर, ये अब ये बताएंगे, ये अब ये बताएंगे, ये क्वेश्चन ऐसा, भाई जो पूछा डायरेक्ट बोलो ना, क्यों, व्हाई यू जस्ट वेस्टिंग द टाइम, जस्ट प्लीज शॉर्ट, और है ना क्या कहते हैं प्रॉपर, हर चीज़ ऑन क्या कहते हैं प्रॉपर मैनेजेबल वे में हो तो अच्छा लगता है। You do not have to waste your time and energy and power and anything else than the main questions of the question paper. अगर इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करना पड़े तो 2.5 आवर में पूरा हो जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई टफ है, तो जस्ट आई हैव अ ट्रिक, मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। आप लोग लिखो यार #ट्रिक शेयर, तो मैं आपको ट्रिक शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें मैं आपको 20 दिन में या 30 डेज का है ना एक प्लानर बना के बता दूंगा, इस तरीके से आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है। आई गारंटी यू मस्ट आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन इज दैट हाउ शुड आई रीड दिस, पहली चीज़, और हाउ लॉन्ग आई हैव टू रीड दिस। 2 क्वेश्चन हमेशा पूछो। 10 साल पढ़ोगे क्या आप? एग्जाम निकालो जल्दी से और है ना नौकरी लो, बात खत्म। चलो बहुत हो गया ज्ञान आज के लिए। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स। भाई ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ना आपके ना विवेक के ऊपर है। कॉजेज ऑफ लेस रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। पहली बात तो पेट्रियार्कल सोसाइटी, लेस रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक बैरियर, एजुकेशन, उसके अलावा लैक ऑफ सपोर्ट, सेफ्टी कंसर्न्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कितनी सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप ऐसे के ऐसे लिख सकते हैं। ये हर पॉलिटिक्स में है, ठीक है, एमपी में नहीं। अगर देश की पॉलिटिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए ना अगली साल, मान लो ये क्वेश्चन आ रहा है, मान लो, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि है ना एमपी में प्रॉपरली ये प्रॉब्लम है, ये पूरे देश में प्रॉब्लम है। इसमें आप बहुत अच्छे से जब कंक्लूजन लिख रहे हो, तो अभी जब मोदी जी जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आए थे, जो पिछले लोकसभा में हमारे चर्चा में आया था, आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम लिखो, देखो कितनी बढ़िया बात है। कंक्लूजन में उसको मेंशन करना, कमेंट में उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम बताना, मैं फिर उसके बाद बताऊंगा कि है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी लागू होने वाला है जल्दी जल्दी। चलो मैंने हिंट भी दे दिया। तो विमेन रिजर्वेशन बिल आया था, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है यार, प्लीज़ उसको जल्दी से कमेंट कर देना। और है ना ट्रिक बताओ, और बहुत सारी चीज़ें जो भी पूछना यार लिखो। मेरी पूरी तरफ से है ना, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि यार आपको ना अच्छे से अच्छी क्रिस्प चीज़ें बताई जाए, फालतू में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के ना कुछ फालतू चीज़ ना बनाई जाए, फर्स्ट थिंग। अब हम इस पे ना लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, हिंदी एक्सप्लेन वर्जन पूरा मैंने ट्राई करा है। अगर कहीं पे कुछ भी गलती हो जाए तो इट्स ऑन योर रिस्क, मेरी तरफ से कोई रिस्क वाली बात नहीं है। और उसके अलावा मैं नेक्स्ट इस पे जाना चाहूँगा, एक्सप्लेन सीरीज़ है, पूरी के पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। अगर पढ़ना है इसको तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो एज यू विश। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा जय हिंद जय भारत। और क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या?